उत्कर्ष के जो है साइकोलॉजी की यूनिट वाइज जो है सीरीज देख रहे थे। अपनी जो है दूसरी यूनिट की 2 क्लासें हो चुकी है, पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है दूसरी यूनिट की तीसरी क्लास देखेंगे, जिसमें जो है अपन बता चुके हैं आपको पहले ही कि अधिगम, अभिप्रेरणा और अधिगम के सिद्धांत आएंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को आपको एसएसटी की क्लास शुरू कर दी गई है, वो भी अगर एसएसटी वाले स्टूडेंट ने नहीं देखी तो जाकर चैनल पर जरूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, किस हिसाब से अधिगम में वृद्धि की जा सकती है? प्रोत्साहन देकर, अनुशासन होगा, विदेशों में भेजकर या अभिवृद्धि होगी। ठीक है, तो अधिगम में वृद्धि किससे की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रोत्साहन देकर, यानी बच्चे को कोई चीज से प्रोत्साहित करके जो है आप क्या अधिगम में वृद्धि कर सकते हो, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन के हिसाब से हमेशा उत्तर अलग अलग हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोत्साहन देकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब बुद्धि होगी? बिल्कुल नहीं। विटामिन देकर अधिगम नहीं कराया जा सकता, जब अभिप्रेरणा होगी तब। यानी अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब अभिप्रेरणा होगी। ठीक है, अभिप्रेरणा जो है आपको पता है मोटिवेशन से बनी है। ठीक है, तो अगर आप में मोटिवेशन होगा तो आपका जो अधिगम यानी सीखने की क्षमता वो क्या होगी? सर्वोत्तम होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज है। आगे अपन जो है और भी जो है यूनिट 3 भी करेंगे, जिसमें व्यक्तित्व, बुद्धि वगैरह आएंगे, सृजनात्मकता आएगी, एनसीएफ आएगा, क्रियात्मक अनुसंधान आएगा, सीखने के प्रतिफल आएंगे, सब कुछ आपका कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत कौन सा करता है? पहला है व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा कक्षा कक्ष में अधिगम, फिर सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन या संवेदनाओं में परिवर्तन। तो आपको पता है अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? आपका अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? ऐसे क्वेश्चन लगभग 2 से 3 आ जाते हैं जो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? सबसे पहले आंशिक क्रिया का नियम, तो इसको तो अपनाएंगे। तत्परता का नियम, इसको भी अपनाएंगे। तत्परता का नियम है कि बच्चा जो है रेडी होना चाहिए किसी भी चीज को। जैसे इसका एक जो मुख्य उदाहरण जो आता है आपका एग्जाम में कि घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये आपका जो है बाध्य नहीं कर सकते। ये उदाहरण आता है सबसे ज्यादा बार कि घोड़े को जो है तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये होता है आपका तत्परता का नियम। कुल मिला के छात्र में जो है अधिगम के लिए जो है अपने अंदर जो है जिज्ञासा, रुचि होना जरूरी है, वरना जो है वो अधिगम नहीं कर पाएगा। तो ये तत्परता का नियम होता है। अभ्यास का नियम तो सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख नियम है, बिल्कुल है। प्रलोभन का नियम नहीं है, मतलब आप उसको कोई किसी प्रकार का प्रलोभन या लालच नहीं दे सकते। ये जो एक शिक्षक होने के नाते आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्रलोभन का नियम। कॉमन सेंस से आराम से सही हो जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, मतलब सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या रोल रहता है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर सोच लेना। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। देखो, एक तो ये यूनिट वाइज है, मतलब टॉपिक वाइज टाइप से टेस्ट सीरीज है, तो कुछ क्वेश्चन एकदम इजी आएंगे। तो ऐसा मत सोचना कि यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि एक एग्जाम में 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन इजी भी आते हैं, 4-5 भी इजी आ जाते हैं कई बार। तो ऐसे जो है टॉपिक वाइज टेस्ट होने के कारण कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ का लेवल अच्छा है। ठीक है, तो अपन जो ये पूरी यूनिट वाइज देख रहे हैं, और एग्जाम से पहले मैं लगभग आपको कोशिश करूंगा कि 500 यूनिट जो है करवा दूं। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, क्या है? शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा, तो ये तो करती है, लेकिन और ऑप्शन भी देखते हैं। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पेन्ना बनाती है, मतलब कम करती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पिछले सीखे हुए अधिगम को नए अधिगम से अलग करती है, ये भी नहीं होता। विप्रेरणा दोनों को जोड़ने का काम करती है। फिर शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है, तो एक दिशा में सोचना जो है कभी भी सही नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जो अभिप्रेरणा है वो शिक्षार्थी यानी कि अधिगमकर्ता को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, उसमें जो है रुचि जगाती है। आप में किसी चीज के लिए जो है मोटिवेटेड होंगे तभी जो है रुचि पैदा होगी। तो जो है अभिप्रेरणा शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, ये कथन है। कथन वाले जो है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है एक आधा क्वेश्चन है, लेकिन जो मेन जो
क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में, रीट में, सीटेट में आए, उनको तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन है कि अनुभव में प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, सेकंड ग्रेड तक में भी आया हुआ है। तो अनुभव में प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम की ये परिभाषा किसने दी? तो नाम ध्यान रखना, अनुभव और प्रशिक्षण। आप जब अनुभव करेंगे, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग करेंगे, तब आप क्या बनाने, गेट बनाने जैसे हो जाएंगे। गेट बनाना है ना आपको एल्यूमिनियम का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर प्रशिक्षण। तो ये दो शब्द आते हैं, ध्यान रखना, गेट्स व अन्य ने ये परिभाषा दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक प्रशिक्षण के स्थानांतरण में मदद नहीं करता? निम्न में से कौन सा कारक प्रशिक्षण यानी अधिगम, ठीक है, प्रशिक्षण को यहाँ पर जो है अधिगम के रूप में जो लिखा है, तो निम्न में से कौन सा कारक प्रशिक्षण या अधिगम के स्थानांतरण में मदद नहीं करता? इच्छा शक्ति। तो इच्छा शक्ति आपकी बिल्कुल मदद करती है। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो आप अधिगम कर पाओगे। उचित वातावरण, तो उचित वातावरण भी आपका जो है प्रशिक्षण या अधिगम में क्या करेगा, सहायता करेगा। परिपक्वता भी जो है अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं होता, लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। ये दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान रख लेना। वापस बोल रहा हूं कि परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं है, लेकिन परिपक्वता जो है अधिगम को प्रभावित जरूर करती है। अधिगम को प्रभावित जरूर करती है, दोनों चीजें अलग अलग है। परिपक्वता के कारण जो व्यवहार परिवर्तन है उसको अधिगम नहीं कहेंगे, लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है, तो थकान एवं थकावट ये जो है आपके अधिगम के स्थानांतरण में मदद नहीं करती। थकान होगी तो जो है आपका कम ही अधिगम होगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। मानव कल्याण की बात हो रही है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार सीखता है वह प्रक्रिया कौन सी है? तो मानव कल्याण मतलब सामाजिकरण, ध्यान रखना। बस मानव कल्याण का मतलब हो गया सामाजिकरण। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता नहीं होगा, व्यक्तिगत मूल्य नहीं होंगे, भाषा विकास नहीं होगा, उत्तर होगा आपका सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यह भी एक परिभाषा है, याद रख सकते हो आप, थोड़ा सा नजरों से निकलनी जरूरी है। वैसे याद रहे या नहीं रहे, क्योंकि परिभाषा वाले 1-2 क्वेश्चन चले भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ मेन परिभाषाएं दिमाग में, आंखों के आगे से निकली हो ना, तो क्या पता याद आ जाए आपको। ठीक है, तो स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान और कौशलों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतर किए जाने की चर्चा करता है। मतलब अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वो कहता है कि एक परिस्थिति में जो अर्जित ज्ञान है और कौशल है वो किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने पर चर्चा करता है। प्रशिक्षण या अधिगम के स्थानांतरण के बारे में ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन आपका संबंधित है काल सैनिक से। किससे संबंधित है? काल सैनिक या कौल सैनिक भी कहते हैं इनको। तो इनका कहना है कि अधिगम का स्थानांतरण का मतलब है कि एक स्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरी स्थिति में क्या करना, प्रयोग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये एकदम इजी क्वेश्चन। डिसग्राफिया है, तो आपको पता है ग्राफ क्या होते हैं, ऐसे बनाते हैं ना अपन, ग्राफ में ऐसे कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ यानी एक प्रकार से लिखना हो गया, तो ये लिखने की एक क्षमता है। किसके? लिखने की। पढ़ने की एक क्षमता, पढ़ने की डिसलेक्सिया। कौन सी? डिसलेक्सिया। और मैं वापस बता दूं, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, कुछ इजी क्वेश्चन आएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, डिसग्राफिया जो है आपके लिखने की जो है क्षमता है, डिसकैलकुलिया जो है आपके गणना संबंधी एक क्षमता है, गणित की एक क्षमता। देखो ये आ गया वापस क्वेश्चन। देखो पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है? अभी ऊपर बोला था, पढ़ने के अंदर जो विकार होता है, एक क्षमता होती है, उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब पठन संबंधी विकार जिसको क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे। उत्तर ऑप्शन नंबर 1। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम चर्चा इसकी कर चुके हैं। फिर है, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में, यानी कि अधिगम की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा जो है रखा जाएगा? पहला, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। बिल्कुल, व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है वो आपका क्या होगा? जो है एक जो है, देखो वापस क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? तो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। परिपक्वता के कारण परिवर्तन, तो इसको तो नहीं रखा जाएगा, इसको तो नहीं रखा जाएगा। फिर अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, हम बात कर चुके हैं जो है साइकोलॉजी की, हमेशा उपयुक्त कथन चुनना है। इसमें क्या चुनना होता है? उपयुक्त कथन। जब आपको यह लगे कि एक से ज्यादा कथन सही है तो उपयुक्त कथन चुनो। तो इन तीनों में देखो, ये तीनों ही सही चीजें लग रही है, ये गलत लग रही है, लेकिन अपने को जो है
इन तीनों में से भी जो है बेस्ट चुनना है। तो ध्यान रखना, अभ्यास व अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कई बार अपन क्या करते हैं एग्जाम हॉल में, मैंने खुद ने जो 3 एग्जाम क्लियर किए, टीचिंग एग्जाम के फाइनल सिलेक्शन लिया है, तो मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं कि कई बार क्या होता है कि अपने को बोला कि कौन सा जो रखा जाएगा, नए स्टूडेंट को खास तौर पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पढ़ लिया कि सीखने की श्रेणी में किसको रखा जाएगा, और पहला लगा कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और आपने कर दिया गोला ए पर कि चलो यही सही है। 3 ऑप्शन देखे नहीं, पहले चारों ऑप्शन को देखो, फिर जो है सही उत्तर को जो है चयन करें, तब ज्यादा आपके सही रहेगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट है, ये कोट नहीं है, ठीक है, कोट जो कोट होता है ना पहने वाला सर्दियों में, वो कोट है। 1 मिनट, क्या है, कोट, ठीक है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को जो है खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण किसका है? मतलब एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने जो है फर्श पर, जैसे आता है कॉलेज से एक लड़की आती है, ठीक है, या स्कूल से आती है, और अपना जो कोट होता है उसको उतार कर फेंक देती है, जो है किस पर, फर्श पर, यानी कि आंगन में फेंक देती है। फिर क्या, उसकी माँ उसको डांटती है और बोलती है कि कोट को उठाओ और कमरे से बाहर जाओ और अलमारी पर जो खूंटी है उस पर टांगो, ठीक है। अगले दिन लड़की स्कूल से आती है, कोट खोलती है और खुद की जो है जाकर क्या करती है, उस अलमारी पर जाकर खूंटी पे वो टांग देती है। तो ये जो है किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार चुका, ये आपका श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण है। ध्यान रखना, किसका? श्रृंखलागत जो है गत अधिगम का उदाहरण है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है और उम्मीद है कि आ सकता है अभी भी, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब पहले जो है व्यवहार में जो है परिवर्तन हो रहा है ना, ये हो रहा है श्रृंखलागत अधिगम के तहत। मतलब पहले वो ऐसे ही फेंक रही थी कोट को, लेकिन बाद में जो है ये अलग टाइप से भी आ सकता है कि एक बच्चा स्कूल से आता है और अपने जूतों को कहीं भी फेंक देता है, अपने जो है सॉक्स को कहीं भी फेंक देता है, जो जुराब होते हैं उनको, ठीक है, मोजों को। फिर क्या होते हैं, फिर वो मोजे निकाल कर, उसकी माँ कहती है कि मोजे निकाल कर जूतों के अंदर डालो और वहां पर रखो जूते। अगले दिन बच्चा आता है और अपने मोजे उतार कर जूतों के अंदर डालकर वहां पर रख देता है जहां पर रखना होता है। तो ये भी आपका किसका उदाहरण होता है? श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि नवीन ज्ञान, 1 मिनट, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? बात नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं की हो जाए तो ध्यान दोनों शब्दों को नोट कर लेना और उत्तर हो जाएगा इसका वुडवर्थ, ठीक है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है। ये कथन है आपका वुडवर्थ का। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है? मतलब पहले जो है अतीत यानी कि इतिहास में या थोड़े जो है बहुत समय पहले जो है कोई परिस्थिति होती है, ठीक है, उसके समान परिस्थिति जो नई स्थिति होती है उसके प्रति भी अनुक्रिया उसके हिसाब से करता है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका हो गया सादृश्यता के नियम से, सीखने का सादृश्यता, या फिर हम कह सकते हैं सादृश्यता अनुक्रिया का नियम या सादृश्य अनुक्रिया का नियम, ठीक है। सादृश्य अनुक्रिया का नियम, क्यों सादृश्य अनुक्रिया का नियम? कि एक बच्चा अतीत में समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब आज से मान लो 5 साल पहले आपने किसी के प्रति कोई अनुक्रिया की थी, कोई स्थिति के प्रति, अभी 5 साल बाद में वैसी स्थिति उत्पन्न होती है और आप सेम अनुक्रिया करते हैं, तो इसको कहते हैं सादृश्य अनुक्रिया का नियम या सीखने का सादृश्यता नियम, क्योंकि दोनों स्थितियों को आप समान मानकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थांडाई के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। मतलब थांडाई का जो प्रभाव का नियम है उसका शैक्षणिक महत्व क्या नहीं है? पहला, रुचियों में वृद्धि, तो ये तो है। संवेगों पर नियंत्रण, ये भी होता है, ठीक है। अपराधी बालक का उपचार, बिल्कुल प्रभाव के नियम से अपराधी बालक का उपचार किया जा सकता है। प्रभाव का नियम होता है कि कोई चीज आपको प्रभावित करेगी तो आप उसको ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। स्मरण शक्ति में कमी, ये जो है इसका नियम का प्रभाव या शैक्षणिक महत्व नहीं है। पता चल रहा है एकदम कॉमन सेंस से भी कि जो है स्मरण शक्ति यानी कि याद रखने की जो क्षमता है उसमें कमी नहीं होती है, इस नियम से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ये देखो, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। अब डायरेक्ट दे दिया सीखने के नियम। अब सीखने के नियम तो बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, लेकिन ध्यान रखना जब ऐसा आ जाए ना कि सीखने के नियम या अधिगम के नियम किसने प्रतिपादित किए, तो सीखने के नियम के प्रतिपादक आपके थार्नडाइक को माना जाता है। किसको माना जाता है? थार्नडाइक को, सीखने के नियम का प्रतिपादक थार्नडाइक।
और वैसे मैं बार बार बता चुका, वापस बता दूं, 3 मुख्य नियम है इनके, तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का, और 5 गौण नियम है, ये भी मैं पहले वीडियो में बता चुका, तो वो वीडियो जो आप जरूर देखें सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध किससे है? तो ये भी बात अपन कर चुके हैं, ये अभ्यास के नियम से संबंधित है। कौन से नियम से? अभ्यास का नियम। और अभ्यास का जो नियम है वो थांडाई के 3 मुख्य नियमों से एक है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी किसका हो गया? आपका थांडाई का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी जो बंदर जैसा होता है ना, उस पर जो है परीक्षण करने वाले जो है मनोवैज्ञानिक थे कोहलर। ठीक है, और कोहलर ने जो है सूझ का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? सूझ का सिद्धांत। ठीक है, सूझ के सिद्धांत का दूसरा नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किसका? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, दूसरी बात, किस कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये गेस्टल्टवाद से संप्रदाय से संबंधित। कौन से संप्रदाय से? गेस्टल्टवाद संप्रदाय से। तो चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाला कौन था? कोहलर। नाम क्या था चिंपैंजी का? सुल्तान। फिर है, एक मिनट, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टल्टवाद के मतलब कुल मिला के ये है जो आपका गेस्टल्टवाद का जनक पूछा है। किसका? गेस्टल्टवाद का जनक। ठीक है, गेस्टल्टवाद का जनक जिसको समग्रता का सिद्धांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो गेस्टल्टवाद शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है। किसका? जर्मन भाषा का, और जिसका अर्थ होता है समग्र या पूर्णकार। ठीक है, समग्र या पूर्णाकार। तो उत्तर हो जाएगा आपका वर्दीमर एवं अन्य। गेस्टल्टवाद के जनक आपके कौन है? वर्दीमर। इनके अलावा जो है ऊपर पहले बात कर चुके कोहलर भी इसी संप्रदाय से संबंधित है, और एक कोफका नामक मनोवैज्ञानिक भी जो है इसी संप्रदाय से संबंधित है। लेकिन जन्मदाता जो है ना गेस्टल्टवाद के जनक जो है आपके वर्दीमर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए। किस पर किया अधिगम संबंधी प्रयोग कोहलर ने? तो कोहलर ने अभी बात कर चुके हैं चिंपांजी पर किया, जिसका नाम था सुल्तान। ऊपर धरती नीचे क्या होता है? भगवान सुल्तान, ऐसे कुछ होता है ना, सुल्तान पिक्चर में होता है, वही बात हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेस्टल्टवाद जो होता है उसमें गेस्टाल्ट जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो अभी ऊपर बात कर चुके हैं, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रकार, या दूसरे भाषा में बोले तो पूर्णाकार। क्या होता है? पूर्णाकार। तो ये अंतर्दृष्टि नहीं होगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टल्टवाद के अंतर्गत आता है, लेकिन गेस्टल्ट शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समग्रकार या पूर्णाकार होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? पुनर्बलन नाम आते ही जो है ना 2 नाम याद रखना, एक तो स्किनर, ठीक है, और दूसरा जो नाम याद रखना है आपको वो रखना है क्लार्क हल। ठीक है, पुनर्बलन इन 2 पर ही लागू होता है। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है ये पुनर्बलन से संबंधित है। बार बार बता चुका है, क्वेश्चन आ चुका है रीट में कि पुनर्बलन का जो है मतलब प्रयोग या सुझाव कौन से नियम में होता है? तो ध्यान रखना क्रिया प्रसूत सिद्धांत में। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो स्किनर द्वारा प्रतिपादित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या निहितार्थ है? मतलब निहित अर्थ है। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, उसके सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? तो देखो, निहितार्थ जो इसमें है वो है कि विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये तो इसका जो है नहीं हो सकता। अभ्यास एवं त्रुटि का तो थांडाइक वाले नियम होता है। उचित व्यवहार पर पुनर्बलन किया जाए। बिल्कुल, पुनर्बलन शब्द आते ही आप क्रिया प्रसूत सिद्धांत आंख बंद करके कर सकते हो। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपके 24 क्वेश्चन और तीसरी क्लास थी आपकी यूनिट वाइज जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी। अब अगली क्लास जो है आपको कल मिलेगी, और एसएसटी की क्लास अपने चला रखी है। और आज जो रीट प्री आपका होने वाला है, रीट प्री जो राजस्थान के 20 से अधिक जिलों में शहरों में होने वाला है, उन रीट प्री जो कलाम एकेडमी द्वारा होगा उसका भी आज शाम को सॉल्यूशन करवाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बने रहें।